हैं? समकालीन विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मामलों में न्याय दे सकता है, उसका कहाँ कहाँ अधिकार है न्याय देने के लिए। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है। हम इस पर चर्चा करते हुए आए हैं। कुछ लोगों को स्थायी सदस्यता है, कुछ लोगों को अस्थायी सदस्यता है, और ये गंभीर सवाल है। बहुत से हमने मापदंड अपनाए और बहुत से मापदंडों में हमने ये देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग प्रकार से किसी देश की सैन्य ताकत अधिक हो, किसी देश में आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जनसंख्या अधिक हो, किसी में लोकतंत्र ये परंपराएं हों, उन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में, यानी जब 60 साल पूरे हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने 60 साल पूरे किए तो इस सालगिरह को मनाने के लिए सभी सदस्य देश सितंबर 2005 तो जितने भी इसके सदस्य देश थे सितंबर 2005 में इकट्ठे हुए। 60 साल पूरे हो चुके संयुक्त राष्ट्र संघ के, सितंबर 2005 में सभी देश इस सालगिरह को मनाने के लिए इकट्ठे हो जाते और इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा की गई। क्या स्थितियां, किस प्रकार देशों को इसमें शामिल किया जाए, सदस्य बनाया जाए, इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, किस प्रकार से इसका हमें संचालन करना है, इस पर विचार किया गया, समीक्षा की गई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। उसके नेता जो थे सम्मेलन में इकट्ठे हुए सालगिरह मनाने के लिए, उन्होंने समीक्षा की और देखा कि अब ये संसार का परिदृश्य बदल रहा है, संसार का परिवेश बदल रहा है। जो पहले शक्ति विहीन राष्ट्र थे अब वो शक्ति संपन्न राष्ट्र हो चुके, जो पहले कृषि प्रधान राष्ट्र थे अब वो औद्योगिक प्रधान राष्ट्र बन चुके हैं। शक्ति की जो धुरियाँ थीं वो बदल चुकी हैं, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और बहुत सारे सैनिक संगठन खत्म हो चुके हैं, नए नए अध्याय जुड़ चुके हैं इतिहास में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, इसकी वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया गया। सबसे पहला था शांति संस्थापक आयोग का गठन। नंबर 1 था शांति संस्थापक आयोग का गठन। एक आयोग अलग से बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, इसका नाम रखा गया शांति संस्थापक आयोग। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को यानी कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए
तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। इस बात की स्वीकृति नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए। यानी अपने कोई ऐसा राष्ट्र हो जो अपने यहाँ के नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है, तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। तो फिर कौन लेगा इसका उत्तरदायित्व? विश्व बिरादरी। बिरादरी का मतलब सारी समाज। विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। इस बात की स्वीकृति इस सम्मेलन में इस बात की स्वीकृति मिली भी इस सालगिरह पर इस 60वीं, ऐसे लिख दो, इस 60वीं सालगिरह पर मिली। इसकी स्वीकृति मिल गई थी 60वीं सालगिरह। एक और बात आती है इसमें, इसी सालगिरह पर तीसरा जो निर्णय लिया गया था वो मानवाधिकार परिषद की स्थापना। मानवाधिकार परिषद की स्थापना इसने जून 2006 में अपना काम शुरू कर दिया था। यानी 19 जून 2006 से सक्रिय। ये तीसरा निर्णय था उस सम्मेलन का। इसके बाद चौथा है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। चौथा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। यानी इसका जो तीसरा निर्णय था वो था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष का को टारगेट मानते हुए, 1000 वर्ष को लक्ष्य मानते हुए। हम कौन सी सहस्त्राब्दी में चल रहे हैं इस समय? इस समय हम तीसरी सहस्त्राब्दी में चल रहे हैं। पहली 1 से 1000 तक की थी, दूसरी 1000 से ऊपर दूसरी सहस्त्राब्दी थी, और अब हम सहस्त्राब्दी वर्ष तीसरी में चल रहे हैं। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको हमें प्राप्त करना है। इसके बाद हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। आतंकवाद किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार का हो, आतंकवाद केवल आतंकवाद, इसको और कोई परिभाषा, कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आतंकवाद केवल आतंकवाद है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 60वीं वर्षगांठ में सभी देश इकट्ठे हुए थे सितंबर 2005 में,
तो वहाँ ये भी निर्णय लिया गया था कि हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। 5वां, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। 6, एक लोकतंत्र कोष का गठन। एक लोकतंत्र कोष का गठन। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया जो लोकतंत्र के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। और एक और बात आई थी इसमें जो महत्वपूर्ण थी, जो ट्रस्टीशिप था, न्यासिता का जो था काउंसिल थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल की समाप्ति। ट्रस्टीशिप काउंसिल की समाप्ति। इसको हिंदी में न्यासिता परिषद कहा जाता है। न्यासिता परिषद। की समाप्ति पर सहमति। इतने निर्णय लिए गए थे जब 60वीं वर्षगांठ संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना की मना रहा था। यद्यपि बहुत सारी समस्याएं रही हैं, लेकिन फिर भी एक सदस्य देशों ने 60वीं वर्षगांठ सितंबर 2005 में मनाई और इसके संविधान को, इसके विभिन्न अंगों की समीक्षा की गई सदस्य देशों के द्वारा। और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो इस प्रकार से थे। सबसे पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन। फिर दूसरा था, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। इस बात की स्वीकृति भी इस 60वीं सालगिरह पर मिली थी। तीसरा था, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी। जून 2006 से ये सक्रिय हो गई थी। चौथा था, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। और 5वां था, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो उसकी निंदा की जाए। इसके बाद 6ठा जो था वो है एक लोकतंत्र कोष का गठन। इसमें एक लोकतंत्र कोष का गठन कर दिया गया। और 7वां था ट्रस्टीशिप, यानी न्यासिता परिषद की समाप्ति पर सहमति। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़ी पेचदार हैं, यानी ये बात भी समझना बड़ी कठिन है कि ये जो मुद्दे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये बड़े पेचदार हैं। पेचदार का मतलब बहुत कठिन मुद्दे थे। ट्रस्टीशिप यह न्यास होता है सिद्धांत। इसमें एक तरह से एक कोष बनाया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। और एक न्यासता का सिद्धांत होता है, लोग उसी पे भरोसा करते हैं। उस जो ट्रस्ट का मतलब होता है अंग्रेजी में भरोसा करना। तो न्यासता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, एक न्यास बनाया जाता है। किसके लिए बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, जिस पर सारी दुनिया भरोसा कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़ी पेचदार है। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात हमने क्या की? शांति संस्थापक आयोग बनाया। तो यहाँ पर इस सम्मेलन में ये बात उठाई गई थी कि शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, दुनिया में तो बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, लेकिन शांति संस्थापक आयोग करेगा क्या? यह आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? दुनिया में बहुत सारे शांति संस्थापक आयोग हैं। ये कहाँ कहाँ
दखल देगा, कहाँ कहाँ नहीं। दुनिया में बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, क्या हर झगड़े में शांति संस्थापक आयोग की दखल उचित है या अनुचित है? ठीक इसी तरह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। अब यहाँ दूसरा बात आती है कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से रक्षा नहीं कर पाता है, तो किसी देश ने नागरिकों के अत्याचारों से रक्षा नहीं की, तो इसमें विश्व बिरादरी का क्या योगदान, वो क्या कर सकती है? आज हमारे हिंदुस्तान में मान लेते 100 लोगों के विरुद्ध अत्याचार होता है और हिंदुस्तान के ही लोग करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी और वो कर ले और देश इसमें कि सेना या पुलिस इसमें नाकामयाब रहे, तो दुनिया इस बात की उत्तरदायित्व क्यों ले, जवाबदारी क्यों ले? ये बात भी तो है ना। आपके घर में झगड़ा हो रहा है और हम कहें कि पड़ोसियों की भी जिम्मेवारी थी, पड़ोसी क्यों ले लें इसकी जिम्मेवारी? विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है, इस बात को कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि मानवाधिकार हैं क्या, मानव को अधिकार कौन कौन से दिए जाने चाहिए? इस बात को भी कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? ये कौन बताएगा कि ये मानवाधिकार उल्लंघन है या नहीं? यहाँ तो पक्षपात की बात हो जाएगी। जैसे हमारे पक्ष का व्यक्ति है और वो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो हम कह देंगे ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, और अगर हमारे विपक्ष का कर रहा है तो वो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये तो आवश्यकता अनुसार शासन की नीतियों में परिवर्तन हो गया, तो इसके लिए एक निश्चित मापदंड हो मानवाधिकार उल्लंघन क्या है और क्या नहीं। और अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या कार्रवाई की जाए, इस कार्रवाई को या इस दंड को भी तय किया जाए। कौन इस दंड को तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं, ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानना, लक्ष्यों को मानक बनाना कहां तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? अभी तक हम डिफाइन कर पाए टेररिज्म को? किया अभी तक अपने आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया। आतंकवाद है क्या? यहाँ इतना जरूर लिख दिया कि हर प्रकार के आतंक, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, लेकिन आतंकवाद है क्या ये तो परिभाषा नहीं दी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा, ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार में भारत की क्या भूमिका रही है वो हम आगे देखेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया। भारत ने बहुत सी कोशिश की संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में परिवर्तन हो जाए और कई आधारों पर भारत ने समर्थन भी दिया। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में, संसार में बदलाव आ रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत का ये मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है। जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत नहीं होगा और दृढ़ नहीं होगा, भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच विकास को बढ़ाए, आपसी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका विकास हो, विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाए। किसकी भूमिका हो? संयुक्त राष्ट्र संघ की। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में विकास का कोई मसला हो तो उसको निपटाए और विकास में सहयोग करे। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य योजना है, एजेंडा है, उसमें विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। हम मानवाधिकार भी देखते हैं, हम शांति स्थापना भी देखते हैं, हम आतंकवाद भी देखते हैं, लेकिन भारत का ये मानना है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य योजना है, कार्य प्रणाली है, उसमें विकास का मुद्दा प्रमुख होना चाहिए। विकास एक ऐसी मरहम है, विकास एक ऐसी मरहम है
जिसको लगाने से, जिसका लेपन करने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे विकास यदि हो जाएगा तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी कौन बनेगा? जिसका विकास नहीं हुआ होगा, शैक्षिक रूप से पीछे होगा, आर्थिक रूप से पीछे होगा, वही लोग तो आतंकवादी बन जाते पैसे के लालच में। जिसके पास रोजगार होगा, जो दिन भर कार्य में व्यस्त होगा, जिसके पास धन की आवक अच्छी होगी, वो आतंकवादी बनेगा क्या? तो विकास एक ऐसी मरहम है जिसके द्वारा संसार की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है। भारत की एक और चिंता है सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद का मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसकी संरचना क्या कहती है? केवल 10 अस्थायी और 5 स्थायी। संरचना ये घूम रही उसकी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और स्थायी सदस्यों को वीटो पावर, और अस्थायी सदस्य 2 वर्ष बाद निकाल दिए जाए। तो भारत का एक अहम मुद्दा ये भी है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में या संबंध में, कि वहाँ सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। मतलब किसी चीज़ का अगर विकास हो रहा तो संपूर्ण का विकास हो तब तो ठीक है। सुरक्षा परिषद का क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या तो बहुत होगी, इसके फाउंडर्स मेंबर कितने थे? 51 से आज 193 हो गई उसकी सदस्य संख्या। लेकिन इस सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या वो उतनी 10 और 15, तो बदलाव उसमें भी तो होना चाहिए। जिस परिवार में 51 सदस्य थे और एक चूल्हे पर भोजन बनता था, आज वहां 193 सदस्य हो गए। कैसे संभव है? इतने छोटे चूल्हे पर जिस पर 51 लोगों को भोजन बनाया जाता था, आज 193 को बन जाए। निश्चित है कि सुरक्षा परिषद का भी ढांचा परिवर्तित करना ही होगा, ऐसा भारत का मानना है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। सुरक्षा परिषद का जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है, इसकी हानि हुई है, क्योंकि प्रतिनिधित्व मूलक का मतलब है उसमें को रिप्रेजेंट करने वाले ज़्यादा सदस्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद पर केवल 5 लोगों का ही दबदबा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, बस इन्हीं लोगों का दबदबा है। बाकी के रहे 10, ये तो 2 वर्ष के लिए आते हैं, 2 वर्ष तो यूं निकल जाते हैं। तो इसका जो प्रतिनिधित्व मूलक जो इकाई है, इसमें पर असर पड़ता है, इसके चरित्र पर की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी। यदि सुरक्षा परिषद का हम विस्तार कर दें, ध्यादा लोगों को उसमें सम्मिलित कर दें, तो वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी, उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन भी मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। 1965 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या थी वो 11 और 5 थी। कितनी थी? 11 और 5, यानी 11 थे अस्थायी और 5 थे स्थायी। हमने कितने लिखे? सन 1965 की बात है। 1965 में 11 अस्थायी सदस्यों को बढ़ाकर 15 कर दिया गया था और 5 को 5 ही रहने दिया था। उन्नीस सौ 65 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या जो 11 थी, 11 में 5 थे स्थायी और 6 थे अस्थायी।
इनको बढ़ा करके 15 कर दी गई, यानी कि 6 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए अस्थाई और 5 स्थाई। तो 1965 में बढ़ाया, जब से आज तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश है। जो आम सभा है नहीं, जिसमें 193 सदस्य इसमें शामिल है, उसमें ज़्यादातर विकासशील देशों के ही सदस्य सम्मिलित हैं, विकसित के नहीं हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, विकासशील देशों की भी सुनी जानी चाहिए, जबकि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो सब विकसित सदस्यों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। आगे वो क्या कहते हैं, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत ये चाहता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। केवल स्थायी नहीं, भारत का तो मानना है कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों को सुरक्षा परिषद में बढ़ाया जाए। एक तरफ स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, तो दूसरी तरफ अस्थायी सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाए। ऐसा भारत का अपना मत और विचार है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। भारत के कुछ प्रतिनिधि ये कहते हैं कि कुछ पिछले वर्षों में सुरक्षा परिषद की जो गतिविधियां हैं उनका भी दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। यानी सुरक्षा परिषद सफल जब माने जाएगी जब विश्व की बिरादरी उसमें सहयोग करे या विश्व बिरादरी उसको समर्थन दे। और समर्थन कब देगी, जब सुरक्षा परिषद में विश्व बिरादरी का प्रतिनिधित्व होगा। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए, भारत का मानना है। इसीलिए सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो और उसकी एक व्यापक योजना बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। यानी आज जितने भी देश हैं सुरक्षा परिषद में, जो अस्थायी देश और स्थायी और अस्थायी सदस्य, इनमें विकासशील देशों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा भारत का मानना है। आगे भारत क्या कहता है, आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इस बात से भी भारत को कोई परहेज नहीं है कि उसको भी सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बना दिया जाए। भारत की यह भी मानना है कि उसको स्थायी सदस्य बनाया जाए। उसने दावा भी ठोका है भारत ने स्थायी सदस्य बनने का। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। जब भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा ठोका था तो इसका विरोध चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कर दिया था। केवल चीन ने, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सब भारत के पक्ष में थे, केवल चीन ने इसका विरोध किया था। क्योंकि पड़ोसी को पड़ोसी का विकास अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी के घर में अच्छा पेंट पुत जाए तो पड़ोसी को कष्ट होने लगता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 1/5वां 1/5 इतना हिस्सा जनसंख्या का भारत में निवास करता है दुनिया की। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। अगर हम एक मापदंड लें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सम्मिलित होने का, जिस देश में लोकतंत्र कायम हो, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल कदमियों में भाग लिया। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल की, कोई योजना बनाई, उन सब में भारत ने भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं विश्व में शांति बहाल करने का प्रयास करता है तो भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भारत उसमें सहयोग करता है विश्व में शांति स्थापित करने हेतु। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के लिए ये भी आवश्यक है। इसलिए भी हम कहते हैं, ये दावा मजबूत है कि भारत तेजी से
एक आर्थिक शक्ति के रूप में या विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसलिए भी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है। जो हमने पहले वो पढ़े थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक मापदंड, उनमें भारत पूरी तरह से खरा उतरता है। भारत का भी योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बजट में, और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ा है। भारत ये भी कहता है कि अगर हमें स्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो एक प्रतीक के रूप में होगा, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कितना महत्व बढ़ा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। उसकी जो विदेश नीति है उसमें इसका फायदा उसको मिल जाता है। सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। यानी विश्व बिरादरी के सामने, विश्व के देशों के सामने अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है, क्या है आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है, तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। विश्व के सामने आपका प्रभाव भी ज़्यादा होगा, आपका प्रभाव भी ज़्यादा होगा चूंकि आप ताकतवर हैं। भारत चाहता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न, भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या मिल जाए इसको? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर। वीटो पावर धारक सदस्य बने। नहीं, भारत चाहता है कि हमको भी वीटो पावर मिले, हमको भी निषेधाधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसा भारत की सोच है। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। कुछ देश क्या करते हैं? भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य ना बन पाए, विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य, स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। केवल पाकिस्तान ही हमारा शत्रु नहीं है, अन्य देश भी ये चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर प्राप्त ना हो। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। अरे जो हमारे नज़दीकी देश हैं वो हमारे परमाणु हथियारों को लेकर के चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं अफ्रीका और अमेरिका को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। आज के
सुरक्षा परिषद को देखा जाए तो इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है, ये देश उसमें सम्मिलित नहीं है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, कुछ अमेरिका का भी भाग है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है। अगर इन बातों को देखा जाए तो भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन पाना एक मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा रास्ता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। इस समय दुनिया में कितने ध्रुव हैं? केवल एक ध्रुव है। और एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको देखें ये क्या भूमिका निभाता है। पहले दो ध्रुव थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। चूंकि अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ध्रुव कितने बचे? एक। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन सब बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे बड़ी ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। मतलब देशों का ये मानना है कि आज दुनिया में केवल एक ही ध्रुव है और वो ध्रुव क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध में जो एक और ध्रुव होना चाहिए था वो और कुछ नहीं है। तो दुनिया के देशों को, विश्व के देशों को ये आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कारगर साबित होगा दूसरे ध्रुव की शक्ति के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति का संतुलन ऐसा बनाया जाए जिससे वो अमेरिका को रोक सके। उसको रोकने में कारगर साबित कौन होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्योंकि अब अकेला वो रह गया तो उसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही कारगर होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? यहां एक क्या आता है सामने हमारे? एक पहला क्या आता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिका का इस समय क्या है? प्रभुत्व है, के विरुद्ध अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? दूसरी, एक तो ये प्रश्न उठता है, एक ये भी उठता है, क्या यह संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? दूसरा प्रश्न ये भी उठता है। तीसरा प्रश्न है अमेरिकी ताकत। यहाँ प्रश्न नहीं, एक बात आ जाती कि अमेरिकी ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दो प्रश्न उठते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को टक्कर दे सकता है, उसको रोक सकता है? लेकिन बात सामने आती है तो बात आती है अमेरिकी ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते, उसके पास सैन्य शक्ति है देखे, और धन संपन्न भी राष्ट्र है अमेरिका। ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। अमेरिका चाहे तो उसकी सैन्य शक्ति भी है उसके पास और आर्थिक शक्ति भी है, वो चाहे
तो इस दोनों शक्तियों के बूते वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है, उसको इग्नोर कर सकता है, उसके आदेशों की अवहेलना कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का खास प्रभाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट अमेरिका देता है। कम से कम 20% के समथिंग बजट, 20 या 22% बजट अमेरिका देता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका की वित्तीय ताकत भी बेजोड़ है। धनी देश है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया कहाँ गया है? अमेरिका के भू क्षेत्र। इसका मुख्यालय भी है तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है, तो वो उसी के भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। यदि अमेरिका को लगता है कि कोई प्रस्ताव उसके या उसके नागरिकों के हित में नहीं है तो वो क्या कर सकता है? उसको वीटो के द्वारा रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बहुत वजन रखता है। उसके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर के साथ साथ उसके पास निषेधाधिकार है, ताकत है। इन सब के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का जब सचिव का चुनाव होता है तो उस सचिव के चयन में भी अमेरिका की अहम भूमिका होती है। अमेरिका अपनी इस ताकत को के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर रोक लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, फिर भी हम मान सकते हैं कि अमेरिका का जहां बोलबाला है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है। कम से कम बातचीत तो कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता तो बात तो कर सकता है इससे। और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यानी केवल ऐसा ही संयुक्त राष्ट्र संघ है जो अमेरिकी रवैये पर अंकुश लगा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो। ये भी नहीं कह सकते जो 190 देश है अमेरिका में कि वाशिंगटन के विरुद्ध कभी एकजुट हो पाए, पता है और नहीं हो पाता है। और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। मतलब अमेरिका पर रोक लगाना तो संभव नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका के विरुद्ध या उसके रवैये के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है। आवाज़ तो उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग, यानी जब तक विश्व में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा संगठन ना हो, कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है, यानी हमारी जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वो ये बात को सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा
लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों में व्यापक धरातल पर मेल खाते हों, ऐसे तरीके हमें तलाशने होंगे। अब ह्यूमन राइट्स वॉच हम करा चुके हैं आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल हम करा चुके हैं आपका, यहाँ दारफुर रह गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को, जो अणुओं की ऊर्जा होती है, इसका शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी जिन देशों के पास आणविक ऊर्जा के भंडार हैं, परमाणु ऊर्जा है, उनका उपयोग उद्योगों में करो, मानव विकास में करो, लेकिन मानव विनाश में मत करो। इनका उपयोग सैन्य उपकरण बनाने में, हथियार बनाने में, मिसाइल बनाने में मत करो। इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। मतलब ये जो IAEA जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आयोग, ये दुनिया के विश्व के सभी देशों में जाते हैं और जहां इनकी परमाणु भट्टियां होती हैं, परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र होते हैं, वहां जाते हैं और इसकी जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग सैन्य उपकरणों में नहीं हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। कल से अगला पाठ प्रारंभ होगा। नमस्कार।